बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं बेटा? अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर हमारा 13 है और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस चैप्टर के अंदर हम जो चार्जेस होते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं तो उनको स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने पहले तो ये देखना है कि चार्ज होता क्या है, फिर चार्ज की किस्में कितनी हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर उसके बाद जो चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनका फार्मूला क्या है, और फिर ये चार्ज जब एक से ज़्यादा चार्ज हों तो उनको स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले दिनों के अंदर इस चैप्टर में तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा कैसे होंगे। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही आसान डिफ़ाइन है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उस वक्त उनको स्टडी करना, ठीक है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका और नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों नाम हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह लें या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह लें। साकिन बिजली उर्दू में इसका तर्जमा करें तो स्टैटिक मीन रेस्ट में, साकिन में, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है। तो बहरहाल अब कई बच्चे हैरान होंगे कि सर जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी क्या तफसील हो सकती है। तो भाई ये आने वाले कम अज़ कम 15 से 20 लेक्चर तो बन जाएंगे जिसके अंदर हमने इनको डिटेल से पढ़ना है। तो देखते जाएं फिर क्या होता है। सबसे पहली बात, हमने अभी बात की कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो साफ ज़ाहिर है पहला हमारा क्वेश्चन पैदा होगा कि भाई चार्जेस को स्टडी तो हम बाद में करेंगे, पहले खुद ये तो पता हो ना कि व्हाट इज़ चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़, कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिखें, और ख़ुद इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बेटा जी इसका आंसर है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है? अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी, कि जो मटेरियल बॉडी होता है, मटेरियल बॉडी आप जानते ही हैं, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन यहाँ हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे टोटली तौर पर। तो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स एन अदर बॉडी, कि ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, कि जिसकी वजह से एक मटेरियल बॉडी दूसरे मटेरियल बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो ऐसा बॉडी जो दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो देन दैट बॉडी इज़ कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी, और या इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे उसको। तो ये उसका डिफ़ाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद ये होगा अगला सवाल ये भी पैदा होगा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कैसे होगा, वो हम यहाँ पर आगे इसको पढ़ेंगे आज ही। तो उससे पहले कि ये चार्ज कैसे पैदा होता है, अब हमने ये देख लिया कि जी चलो हमारे पास जो है किसी बॉडी पर चार्ज पैदा
हो गया तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो बेटा जी चार्ज की किस्में होती हैं दो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर वो दोनों चार्जेस लाइक हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फिर क्या होगा, ऑलवेज रिपेल ईच अदर। वो हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, कि ऐसा नामुमकिन है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो और वो अट्रैक्ट करें, ये नहीं हो सकता, ये रिपेल करेंगे। तो इस तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये बन जाएंगे अनलाइक चार्जेस, तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात हो गई। रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कि किसी बॉडी के ऊपर अगर हमें कोई कहे कि जी ये एक बॉडी है तो आप ये बताएं कि क्या इस पर चार्ज है या नहीं है, तो फिर उस बॉडी को चेक करने के लिए कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो दो तरीके होते हैं, एक अट्रैक्शन का तरीका, एक रिपल्शन का तरीका। तो अट्रैक्शन के तरीके से हमें धोखा मिल जाता है, ठीक है, तो रिपल्शन के तरीके से हमें धोखा नहीं मिलता। तो यही बात यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। इसको चेक करने के दो तरीके हैं, या अट्रैक्शन से या रिपल्शन से। तो अट्रैक्शन वाले तरीके से हमें मालूमात गलत मिलती हैं, तो फिर सही मालूमात कहाँ से मिलेंगी, रिपल्शन वाले तरीके से। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। अब कोई बच्चा सोचेंगे सर ये वो कैसे होगा, तो ये भी या तो आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे या इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कल जो होगा फिर उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नंबर 4 पॉइंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जी दो चार्ज हैं, तो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि जी वो रिपेल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो साफ ज़ाहिर है रिपेल करेंगे तो भी फोर्स होगी, अट्रैक्ट करेंगे तो भी फोर्स होगी। तो फिर सवाल पैदा होगा कि उस फोर्स का ताल्लुक किस चीज़ पर होगा, वो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, तो वो फोर्स डिपेंड करेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, कि अगर चार्जेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर उनमें रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो वो भी ज़्यादा होगी। और दूसरी चीज़ है डिस्टेंस, ये मैंने जगह नहीं थी तो बिटवीन के लिए BET लिख दिया है, तो ये असल में बिटवीन है, आगे WEEN, तो बिटवीन दैम। तो अब चार्जेस के दरमियान जो फासला होता है, तो याद रख लें अगर चार्जेस के दरमियान फासला कम होगा तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी, अगर चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ा देंगे तो फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर देख लें कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और किसी बॉडी पर चार्ज कौन सा है, तो अट्रैक्शन का तरीका धोखा देता है, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट। और उसके बाद वो फोर्स जो है किस पे डिपेंड करती है, तो वो फोर्स डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, या तो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पे या डिस्टेंस के ऊपर। क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन पैदा हो गया कि जी ये चार्ज पैदा कैसे होता है, ठीक है। तो हमने बाकी सब कुछ पढ़ लिया कि जी इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से वो दूसरे बॉडी को
अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी हम मान लेते हैं। लेकिन अब सबसे अहम क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि यार वो चार्ज जो है प्रोड्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं जनाब, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आंसर। देखें बेटा, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद एन अदर न्यूट्रल बॉडी, कि एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करने से तो क्या होता है, उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर फिर चार्ज पैदा हो जाता है। ये बात आप याद कर लें, अभी हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर देखें, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी, के शुरू में रब करने से पहले तो शुरू में वो बॉडी न्यूट्रल होगा और दूसरा बॉडी भी न्यूट्रल होगा। उन दोनों न्यूट्रल बॉडी को हम रब करेंगे तो आफ्टर रबिंग तो द बोथ बॉडीज विल बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो रब करने से पहले वो दोनों न्यूट्रल हैं, रब करने के बाद एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा होगा वो भी हम अभी देखते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, तो क्योंकि जब हम रब करेंगे, देखें रब करना फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, तो दो मुख्तलिफ किस्म के चार्ज पैदा हो जाते हैं ऑन डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक रॉड वगैरह। तो ये अब इसकी मज़ीद तफसील यहाँ आ रही है इसी क्वेश्चन की, कि व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन वी रब ग्लास रॉड विद सिल्क, सिल्क सिल्की रेशमी कपड़ा, तो ये सिल्क क्लॉथ या रेशमी कपड़े के साथ जब हम ग्लास रॉड को रगड़ते हैं तो फिर क्या होता है, ये बात सुन लें कि शुरू में ग्लास रॉड जो है, शीशे का रॉड जो है वो न्यूट्रल बॉडी होगा और जो सिल्क होगा वो भी न्यूट्रल बॉडी होगा, कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और ये तो बात आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये बात आप लोग जानते हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट्स, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स, दे आर इक्वल इन क्वांटिटी, तो दे आर इक्वल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर इक्वल। तो जब वो बराबर होते हैं तो फिर एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है। तो ये बातें हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। मसलन अगर हमारे पास एल्युमिनियम का एटम है, एल्युमिनियम का एटम है, तो एल्युमिनियम के एटम में क्या होता है, देखें भाई, मसलन हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम का एटम है बेटा, तो एल्युमिनियम एटम जो है वो कुछ यूं होता है, इसके अंदर प्रोटॉन 13 होते हैं, न्यूट्रॉन 14 होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप खुद देख लें, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव 13 होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव 13 होगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इस तरह ज़ीरो चार्ज होगा, इसका मतलब है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। तो एल्युमिनियम का एटम न्यूट्रल है। बिल्कुल यही चीज़ बाकी जो मटेरियल बॉडीज़ होते हैं तो शुरू में वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनके एटम्स में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद और बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है।
न्यूट्रॉन तो वैसे न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट एटम शुरू में न्यूट्रल होता है। तो अब चाहे वो ग्लास हो चाहे वो सिल्क हो, तो ग्लास भी तो आखिर एटमों से बना हुआ है, सिल्क भी आखिर एटमों से बना हुआ है। तो इसके एटमों के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन शुरू में बिल्कुल बराबर होते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ओवरऑल ग्लास रॉड न्यूट्रल होता है और सिल्क भी न्यूट्रल होता है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है बेटा कि व्हेन वी रब ग्लास रॉड, ठीक है, विद सिल्क, मतलब ये मार्कर अगरचे ये प्लास्टिक रॉड है, फ़र्ज़ कर लें कि ये ग्लास रॉड है, चलो जी इसको समझ लेते हैं कि ये है, तो ये भी प्लास्टिक का ही बहरहाल, ठीक है। तो ये जो 1 मिनट के लिए इसको ग्लास समझ लें, और ये कपड़ा तो रेशमी नहीं है, तो अगर जब हम इसको रगड़ते हैं ऐसे रगड़ेंगे ना बेटा, तो रगड़ खाने पर क्या होता है कि फिर सूरत हाल कुछ यूँ बनती है कि ये देखें, ये ग्लास रॉड लिखा है मैंने और ये सिल्क है, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास क्या करता है, जो ग्लास के एटम्स होते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ होते हैं, लूज़ इलेक्ट्रॉन, और ये सिल्क जो है उनको गेन कर लेता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, इस ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये सिल्क उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कबूल कर लेगा, अब गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव होते हैं, तो सिल्क पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन, फ़र्ज़ कर लें 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ गए, तो यहाँ पर नेगेटिवली 4 चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिवली 4 चार्ज होगा। यूँ कभी नहीं होगा कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन 4 जाएं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज तो 4 हो, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज हम कहेंगे जी 5 हो गया, 6 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ चार्ज दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो देखें, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 इक्वल है बट अपोजिट है, ये लाजमी होना है, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा कहता है सर ये लूज़ क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये गेन क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जब देखें, जब अपना 2 टीमें खेलती हैं, ठीक है, या जब 2 पहलवान लड़ते हैं, तो अब एक पहलवान जीत जाता है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, वो जीता क्यों, वो हारा क्यों, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर भी है कि जब आप इन दोनों को रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अगर इसका कोई मज़ीद आंसर है भी सही तो उसका ताल्लुक़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, और जो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते रहते हैं फिर वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क के साथ रब किया हुआ है, तो ये ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ पर देखें तो ये प्लास्टिक रॉड है। कहने को तो ये भी रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, और वहाँ फर है, ऊनी कपड़ा, ये ऊन है, फर ऊनी कपड़ा, और ये रेशमी कपड़ा, ये भी ये रेशमी कपड़ा, ये ऊनी कपड़ा, ये ग्लास रॉड, ये प्लास्टिक रॉड। यहाँ पर जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ये गेन कर रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जो फर ऊनी कपड़ा है ये लूज़ कर रहा है। तो ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम कुछ नहीं कह सकते कि अब हम कहें नहीं जी नहीं, अगर इसने लूज़ क्यों किए, इसने क्यों नहीं किए। तो अगर ये करेगा फिर आप कहेंगे जी इसने लूज़ क्यों किए, उसने गेन क्यों किए, तो ये क्वेश्चन तो फिर भी रहेगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के बहस में नहीं पढ़ते कि जी इसने लूज़ क्यों किए। बस ये है कि जब आप उसको रगड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी खर्च होगी, तो उस एनर्जी के नतीजे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे और ये गेन कर लेगा। और यहाँ पर
जो एनर्जी खर्च होगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये गेन करेगा। जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही कुछ यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन वी रब प्लास्टिक रॉड विद फर। तो बिल्कुल इसी के उलट लिखा हुआ है, व्हेन वी रब प्लास्टिक रॉड विद फर देन प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो प्लास्टिक रॉड क्या बन गया बच्चों? नेगेटिवली चार्ज बन गया। एंड फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसकी बात सुन लें कि ये इसकी है तो असल एक्सप्लेनेशन जो है वो यही है। अब इसमें मैं अब अपने बच्चों को, क्योंकि हमने जब आगे टॉपिक पढ़ना है तो उसके अंदर ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा कल के या आने वाले जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर। वैसे भी ये चीज़ें जो हैं वो MCQ के अंदर आ सकती हैं कि फिर वहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं। जो हमारा तजर्बा है उसके मुताबिक बच्चे भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं, पहले तो खुद ये बात उनको याद नहीं रहती कि जी ग्लास रॉड को रब किससे करवाना है। वो ग्लास को सिल्क से रब करवाने की बजाय ग्लास रॉड को फर से रब करवा बैठते हैं, और प्लास्टिक रॉड को फर से रब करने की बजाय वो प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब करवा बैठते हैं। गलती तो हो सकती है, चांस तो है कि जी ग्लास रॉड क्या पता सिल्क से रब करना है, फर से करना है, ठीक है। एक तो ये गलती। अब हम कैसे याद रखें कि जी ग्लास जो है सिल्क से ही रब होगा है और प्लास्टिक रॉड जो है वो फर से ही रब होगा, ये कैसे हम याद रखें? तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताने लगा हूँ। एक और बात भी कि अब ये भी रॉड है, यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ रॉड है, वहाँ नेगेटिव है, तो हमें भूल सकता है। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, तो बड़ी तवज्जो से याद रखिएगा। इससे ये असल तो रीज़न वही है कि एक लूज़ कर रहा है, एक गेन कर रहा है, लेकिन याद करने का जो ट्रिक है वो सुन लें। सबसे पहली बात कि ग्लास रॉड किस के साथ रब होगा। देखें रॉड का लफ्ज़ यहाँ भी है, रॉड का लफ्ज़ यहाँ भी है, उसको निकाल दें, इसको निकाल दें अपने दिमाग से। तवज्जो करेंगे, ये मैंने 1 मिनट के लिए उतार दिया और मिटा दिया ये लफ्ज़, ये ग्लास आ गया। अब गौर कीजिएगा, ग्लास का आखिरी हर्फ एस है और सिल्क का स्टार्टिंग हर्फ एस है, जबकि ये चीज़ वहाँ नहीं है। प्लास्टिक में सी है, यहाँ पर एफ है। तो ये जो एक यानी हम याद करने के लिए हमें हेल्प मिल रही है कि ग्लास के डबल एस आता है और फिर एस के ऊपर जो लफ्ज़ ख़त्म होता है तो वहीं से अगला लफ्ज़ शुरू हो जाता है। तो ये हमें एक टिप मिल गई, तरीका मिल गया कि ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब करवाना है, ठीक है। वरना तो हम ग्लास का एस है, बिफार में तो एस है ही नहीं, तो फिर कैसे करवाएं? तो इस तरह जब आपको ये बात याद रह गई कि ग्लास ने रब होना है सिल्क के साथ, तो फिर ऑटोमेटिकली प्लास्टिक ने रब होना है फर के साथ। तो अब ये तो यानी किस को किस के साथ रब करना है, ये उसका ट्रिक हो गया। अब हम दूसरे ट्रिक की तरफ आते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अहम है कि जी ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो क्या होगा, ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड। अब दूसरा ट्रिक ये होना है कि भाई ग्लास के ऊपर पॉजिटिव कैसे याद रहे, ठीक है। तो बात सुने, वंस अगेन आप हेल्प लें एस से। यहाँ पर सिंगल एस है, यहाँ पर डबल एस है, तो याद रख लें जहाँ पर सिंगल एस हो तो उसका मतलब नेगेटिव समझें, तो जहाँ डबल एस हो तो उसका मतलब पॉजिटिव समझें। वैसे भी सिंगल चीज़ कम होती है और डबल चीज़ ज़्यादा होती है, और ज़्यादा चीज़ को हम पॉजिटिव कहते हैं और कम चीज़ को नेगेटिव कहते हैं। ये सारी बातें हैं मजाक के अंदाज में, सिर्फ याद करने का टिप बता रहा हूँ, बाकी इन बातों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सिल्क का जो सिंगल एस है
वो नेगेटिव को शो कर रहा है, और यहाँ पर डबल एस जो है तो इसमें 2 एस हैं तो वो पॉजिटिव को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, वहाँ यही जो ट्रिक है वहाँ आजमाते हैं। तो प्लास्टिक में सिंगल एस यूज़ हुआ है, जैसा कि यहाँ सिल्क में सिंगल एस था तो ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ प्लास्टिक में भी सिंगल एस है तो तभी नेगेटिव है। हालांकि प्लास्टिक का पी तो हमें धोखा दे रहा है कि पी से पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो हमारी हेल्प कर रहा है कि सिल्क के अंदर एस था तो नेगेटिव था, तो प्लास्टिक में भी एस है तो नेगेटिव है, तो हमने पी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अब अगली बात, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर चलो ठीक है, सिंगल एस है नेगेटिव है, सर सिंगल एस है नेगेटिव है, सर डबल एस है तो पॉजिटिव है। सर यहाँ तो डबल एस नहीं है, ठीक है, यहाँ तो डबल एस नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ आपने क्यों पॉजिटिव कह दिया है? तो उसका भाई बात ये है कि यहाँ पर डबल एस है, 2 मरतबा एस है, तो ये जो फर है आप इसको 1 मिनट के लिए 4 समझ लें। फर 4 क्या होता है? 4। तो अगरचे एस नहीं लिखा हुआ तो जहाँ पर डबल है तो वो पॉजिटिव है, तो जहाँ पर है 2 एस हैं तो वो पॉजिटिव, तो जो है ही 4 और एस हम खुद लगा लेंगे अपनी तरफ से कि ये 4s, तो यहाँ पर 4s हो गए, तो फिर ये उससे बढ़कर पॉजिटिव होगा। या अगर ये चलो आप कहें जी ये ट्रिक सही नहीं बनता तो ना बने, लेकिन इतनी बात तो क्लियर है ना कि सिंगल एस नेगेटिव के लिए हमने कहा था, तो अगर प्लास्टिक का सिंगल एस नेगेटिव का है और प्लास्टिक ने रब फर से होना है, तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें तो कोई ख़ास बात मुश्किल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल जी ये हमने आज के लेक्चर के अंदर बेटा जी ये देखा, आज का लेक्चर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करने के 2 तरीके होते हैं, रब करने से जिसको हम कहते हैं रबिंग मेथड, या इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड कि ये फ्रिक्शन रगड़ के ज़रिए से। तो उसके बाद जब हम रगड़ते हैं तो एक बॉडी पर एक चार्ज पैदा होता है, दूसरे बॉडी पर उसका अपोजिट चार्ज पैदा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है। बाकी ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं शुरू के सफ़े पर, वो मैं जानबूझकर नहीं करवा रहा, जिस बच्चे ने करना हो वो बुक से ही कर ले, कि वो एक एक्टिविटी वहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं कि शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पर बुक के अंदर मौजूद हैं, और इतनी आसान है कि भी बहुत सिंपल है कि जी आप एक चार्ज है और उसके साथ दूसरा चार्ज सेम ले आएंगे तो वो रिपेल करेगा, और एक चार्ज है तो अपोजिट ले आएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्योंकि इम्तिहान में भी बिल्कुल इनके आने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर लिखी भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं बनाए, लेकिन समझा फिर भी मैंने दिया है। जिस बच्चे ने करना हो ये वहाँ बुक से वो खुद कर ले, वरना उसको छोड़ दे। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं इनको आपने याद करना है। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन का, घर में मौजूद दादा दादी, उनका अदब कीजिएगा। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।